वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कंप्लीट बुक का रिवीजन करने वाले हैं। तो सारे बच्चे जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं वो सब का सब यहाँ पे इस वीडियो को सही तरीके से सुने और समझे और देखे आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन 2026 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोले बच्चा, without actually performing the long divisions state whether the rational number 17/8 will have a terminating decimal expansion या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं बनाऊं तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक जो है ना रूल्स मालूम होना चाहिए। उसी रूल के हिसाब से बोला कि इसमें आपको बिना कोई लंबा डिवाइड किए हुए भाग दिए हुए आपको बताना है क्या ये परिमेय संख्या को जो है ना शांत हो सकता है या अशांत हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इस नियम को पूरा कंप्लीट करने के लिए बच्चा रूल होता है, मान लो या 2 का पावर अगर m है, इनटू कर लो, मल्टीप्लाई कर लो और 5 पावर मान लीजिए n है। अगर ये दोनों केस में अगर या तो 2 पावर 5 सॉरी 2 पावर m और इनटू 5 पावर n अगर रहता है डिनोमिनेटर, तो मान के चलेंगे वो आपका शांत हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। अब उसी में अगर मान लीजिए दोनों में से अगर कोई और रहता है तो वो अशांत हो जाएगा, या एक रहेगा या इसके साथ कोई और नंबर आ जाएगा, 2 के साथ कोई और नंबर आ जाएगा, फिर भी वो अशांति हो जाएगा। 5 पावर n होगा फिर भी उसके साथ कोई अगर और नंबर आता है फिर भी वो क्या होता है, अशांति होता है, मतलब वो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चंस दिया हुआ है 17 बाई कितना दिया हुआ 8। अब इस क्वेश्चंस को अगर देखा जाए बच्चा, इसके डिनोमिनेटर को खासकर ध्यान रखना है। इसके जो हर दिख रहा है ना, ये जो डिनोमिनेटर है इसके पावर को आप रेज करो तो कितना निकल कर आ जाएगा, 2 पावर 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 पावर 3 अगर हुआ तो 2 पावर 3 मतलब क्या हुआ, इसको अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, है कि नहीं? इसी वजह से यहाँ पे ये 2 पावर 3 में चला जाएगा। अब ये 17 के 17 ही रहेगा। अब बता बच्चा, हमने यहाँ पे लिखा अगर ऐसा केस होता है तब ऐसे केस को आप क्या बोल सकते हो, शांत, है कि नहीं? अब बाकी बात यहाँ पे अगर इसको आप देखो कंपेयर अगर करते हो तो यहाँ पे 17 बाय और यहाँ पे 2 पावर जो 3 हुआ, सिर्फ ये किसके कंपेयर में जा रहा है, ये 2 का पावर m के कंपेयर में जा रहा है। मतलब अगर अकेला ये भी रहता है तब भी वो शांत होता है, अकेला ये भी रहता है फिर भी वो शांत है, दोनों रहेगा फिर भी शांत है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, अभी आपको मैंने बताया अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 का पावर अगर m दिया हो, इसके साथ अगर मान लीजिए 2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 का पावर मान लीजिए 3, इसके साथ अगर मान लीजिए आप 3 का पावर अगर 2 लगा दे, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 5 है, या मान लो 5 पावर अगर दिया हुआ है 5 दिया हुआ इनटू यहाँ पर अगर मान लीजिए 7 पावर 2 दिया, तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं खासकर वो ध्यान से वीडियो को देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद वाला वीडियो है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप यहाँ पे क्या समझ में आया सर इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले आप तो इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब लिखने के बाद यहाँ पे देखो 2 पावर 3 आ गया, तो आप इसको क्या कह सकते हो, शांत। ये क्या है, तो शांत। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा था यहाँ पे शांत होगा या अशांत होगा, तो ऐसे करके लिख लेना। और लिखने के बाद यहाँ पे आपको 2 पावर 3 यहाँ पे लिखे, और जो कि आपको दिख रहा है किसके फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में मेंशन कर देना है कि भैया ये इसके फॉर्म में जा रहा है। इस प्रकार ये क्या होगा, इस प्रकार आप हिंदी में पूरे तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस प्रकार ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या जो है वो क्या है, शांत है कि नहीं? ये परिमेय संख्या क्या है, शांत है। तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चा, आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सेकंड नंबर, यदि बहुपद, मतलब इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो लिखा हुआ इफ x इक्वल्स टू -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और यहाँ पे आपको इस तरीके से पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपके पास बहुपद दिया हुआ जिसका शून्य 1 दिया हुआ, x का वैल्यू कितना -4 दिया हुआ और k का मान आपको निकालना है। तो आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो बच्चा, तो सबसे पहले आप देखो x इक्वल्स टू कितना दिया, -4, ये आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसको अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हो, दिया हुआ है। ठीक है, आपने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपका जो पॉलिनोमियल्स है वो फंक्शंस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस उसके बाद 2k प्लस में क्या हो जाएगा 2, ऐसे करके दिया हुआ। आपको बस इतना सा बात करना है बच्चा,
ये जो x का वैल्यू दिया ना -4, जहां जहां x है वहां पे वैल्यू रखो, तो यहाँ पे रखो -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद यहाँ फिर से -4 रखो, है कि नहीं। अब उसके बाद -4 रखने के बाद ये x स्क्वायर, फिर ये माइनस है, फिर ब्रैकेट यूज करो 2k प्लस में 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको कैलकुलेशंस करते हैं तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, माइनस, अच्छा माइनस को माइनस से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस यहाँ पे 4 रखो, माइनस। अब क्या करो, इस माइनस के साथ ब्रैकेट को पूरे मल्टीप्लाई कर लो, है कि नहीं। तो माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 के, अब प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। अब यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चा तो कितना निकल कर जाएगा, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, होगा ना। 20 में से अगर मान लीजिए 2 को अगर आप माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा, 18। अब माइनस कितना हुआ, 2 के। अगर मान लीजिए आपने ऐसे करके निकाला, निकालने के बाद यहाँ पे जो बहुपद की बात कर रहा है, तो अब इसको मान लो, माना यहाँ पे, माना कि, अच्छा इसको मैं देखो यही भी बना देते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। माना कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियस फंक्शन कर रहा है x, इसके बराबर में क्या है, 0 है। अब जैसे ये 0 अगर हुआ बच्चा, अब क्या क्या करना होगा, ये जो 18 माइनस 2x है ना, इसके बराबर में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 18 इक्वल्स टू, ये माइनस है इस तरफ लेके आ जाए, एक बराबर की इधर, तो कितना हो जाएगा, +2 के, इसको इससे कैंसिल कर लो तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे k का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 9। बात समझ में आ गया। ये था इस तरीके से वैल्यू को निकालने वाला, बहुत ही आसान है। जब इस तरीके से अगर क्वेश्चन रहेगा तो आराम से बना सकते हो। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस 192 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टर के हिसाब से आपको बताने हैं। तो आपको बस बहुत सिंपल सी बात करना है, 192 की अगर बातें कर रहे बच्चा, इसको अगर आप 2 से लगाते हो तो 9 2 जा 18, ठीक है, 18 1 कैरी, तो यहाँ हो जाएगा 6, 96, आप 2 से लगा दो, यहाँ पे हो जाएगा 48, फिर यहाँ पे 2 से लगा दो तो कितना हो जाएगा 24, फिर यहाँ पे 2 से लगा दो कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे 2 से लगा दो 6, फिर यहाँ पे 2 से लगा दो 3, और फिर यहाँ पे 3 से लगा दिए 1। इतना तो करने के लिए आता ही होगा, आता होगा ना। गुणनखंड के हिसाब से अगर बातें करें, यहाँ पे दिख रहा है ना 192 को अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से आपको बताना है, ऐसे करने के लिए आता होगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली यहाँ पे देख लो बच्चा, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लो भैया, इस प्रकार से है ना, ये जो निकल गया 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 2 कितना बार लिखा हुआ, 6 बार, तो पावर घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे एक है, 3 एक लिखा जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सरल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेशेंस रखें, सब क्वेश्चंस आपके लिए जो है ना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा की अगर बात करें बच्चा, तो यहाँ पे तीसरा नहीं है, चौथा नंबर है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, तीसरा तो हो गया ना, यस तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे रूट्स मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो द्विघात समीकरण के मूल निकालना है ना। तो मूल निकालने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि कौन से मेथड से बनाने, इसको सीधा फैक्टराइज कर लो। यहाँ पे अगर देखते बच्चा, आपके पास दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0, ठीक है। आज जब इसको सॉल्व अगर कर रहे हो तो इसको फैक्टराइज करने का बहुत ही सिंपल है, ये इसको मिडिल टर्म मध्य भाग तोड़ के भी बना सकते हो, या जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, उस पे भी बना सकते हो, है कि नहीं है। अब यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मान लीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिडिल टर्म जो मध्य भाग तोड़ने का होता है प्रोसेस, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा 100x²। मतलब आपको ये बस सोच रखना है कि नहीं। अब जैसे ही आपने सोच रखा तो यहाँ पे इसको तोड़ो, तो यहाँ पे लिखो 100x² माइनस 10x माइनस 10x। अब बताओ -10x माइनस 10x कितना हो जाएगा, अगर ऐड करते हो तो -20, और -10x को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा 20, मतलब 100, सॉरी 20 100x² हो जाएगा, होगा ना, प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन अगर ले लेता हूं तो क्या बनेगा 10, और यहाँ पे भी 10 का x, अच्छा यहाँ पे भी लगेगा भैया, क्योंकि x² की बातें कर रहा है तो 10x। अब बताओ बच्चा, इस 10x को इस 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा, माइनस यहाँ पर रखो 1, फिर यहाँ पर रखो -1, और यहाँ पर रखो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर निकल के आ जाएगा। अब ये 2 बार लिखा हुआ है, तो
एक बार लिखो 10x माइनस 1, एक बार यहाँ लिखा हुआ, एक बार यहाँ लिखा हुआ, दो बार लिखा हुआ ना, तो एक के बार लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे 10x माइनस 1 एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ऐसे करके, तो यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, जो बच्चे पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और जिनको नहीं अभी तक हुआ है, ठीक है ना, वो अभी देख के समझ सकते हो। अब यहाँ पे दो जो जीरो निकल गया है, शून्य मूल की बातें कर रहे हैं, जो दो मूल निकलने की बातें कर रहा है, इसको ऐसे निकालो 10x माइनस बराबर 0, अब फिर से यहाँ पे 10x माइनस 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो स्टेप बाय स्टेप अगर बताएंगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। माइनस इधर अगर मान लीजिए -1 है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस हुआ तो 1 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। सेम यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 10x तो रहेगा, इक्वल हो जाएगा 1 और x इक्वल हो जाएगा 1/10। तो इस प्रकार आपका जो मूल है, ठीक है ना, इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो मूल हुआ वो मूल क्या निकल के आया है, वो निकल के आया 1/10, फिर से दूसरा भी निकल के 1/10, मतलब ये दोनों बराबर है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको बनाते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे तरीके समझो, आपने क्वाड्रेटिक जो द्विघात समीकरण वाला है ना, उसके क्वेश्चंस निकल का। पहला तो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, पहला चैप्टर से को दिखा दिया, दूसरा पहला चैप्टर से दूसरा चैप्टर से, ठीक है। अब इस तरीके से धीरे धीरे आपको आगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये रहा चौथा क्वेश्चन, रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखो बच्चा, लिखा हुआ वहां पे समानांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ। मतलब यहाँ पे इंग्लिश में अगर कहें, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए बच्चा, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे, दिया हुआ है, ठीक है। अगर हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, और इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे गिवन। तो यहाँ पे ए जो लिखा हुआ हो गया 4 और डी जो लिखा हुआ है वो है -3। अब आपसे पूछ रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म। आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, जैसे फर्स्ट टर्म अगर लिखते हैं, फर्स्ट 4 टर्म मतलब समानांतर के 4 पद अगर लिखते हैं, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, ठीक है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो आप क्या करें, यहाँ पे ऐसे लिखो, पहला पद के लिए क्या होता है, अच्छा फर्स्ट टर्म जो ए हुआ वो तो हवे क्या, ठीक है। अब ये दूसरा पद के लिए, ठीक है। अब दूसरा पद के लिए अगर बातें करें तो क्या हो सकता है, देखो पहला जो ए हुआ, ए ही यहाँ पे प्रथम पद कहलाता है कि नहीं है। तो अगर हम दूसरा पद अगर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे ऐसे करो a प्लस डी, फिर यहाँ पे निकल का आ जाएगा a प्लस 2d, ये हो जाएगा तीसरा पद, और एक यहाँ पे निकालेंगे a प्लस 3d, तो हो जाएगा चौथा पद। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो a, ये एक तरीके से सामान्य सूत्र होता है एपी निकालने का, है कि नहीं है। अब यहाँ पे a की बात करें तो a कितना दिया बच्चा, 4 दिया हुआ है, प्लस डी कितना दिया हुआ है -3। इसको अगर पूरा कैलकुलेट करते हैं बच्चा तो 4 - 3 इक्वल्स टू कितना निकल कर जाएगा 1। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करते हैं, एक वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 2d, तो 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे 2 को d से, तो d कितना है -4। इसको अगर सॉल्व अगर करते हैं बच्चा तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 4 प्लस -8, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। उसके बाद एक और सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे a प्लस 3d, a प्लस 3d करते हैं तो a तो वैल्यू आपको पता चल गया 4 है, प्लस a की वैल्यू 4 है ना, एक वैल्यू 4 है, और d की वैल्यू तो -3 है ना, तो ये तो अब गलत हो गया, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए d की वैल्यू -3 तो -3 रखोगे ना, तो -3 इसका मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा, है कि नहीं। देखो भैया यहाँ पे d दिया है, -3 दिया है, बात समझ में आ गया, इसी वजह से। और a जो दिया गया वो 4 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो a तो दे दिया है 4, और प्लस में यहाँ पे d की अगर बात करें बच्चा तो d तो -3 है, तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि -3 को अगर +3 से मल्टीप्लाई करते तो हो जाता है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा -5, ठीक है। -5 -2 और 1। तो इस प्रकार प्रथम 4 अगर निकालना है तो इस प्रकार प्रथम 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है पद, वो कौन कौन सा हो जाएगा बच्चा, तो पहले a का मतलब यहाँ पे 4 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है, फिर -2 होगा कि नहीं होगा, -2 होगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे घटाने के बाद बचा तो -5 होगा, यही आंसर होगा, है ना। क्योंकि पहले आप देखो इस तरीके से हमें ये जो दिया गया है ना, ये हमेशा अपने आप को प्रथम पद होता है। आप द्वितीय पद निकालने के लिए a प्लस डी करते हैं, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसे कर ले सकते हैं, सेकंड टर्म हुआ,
ये थर्ड टर्म हुआ और यहाँ पे मैंने कौन सा निकाला, तो फोर्थ टर्म निकाला। बात समझ में आ गया? ऐसे करके भी निकाल सकते हो। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जब भी देखो कम से कम ये फॉर्मूला याद कर लेने हैं, पूछा गया 100% पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सिद्ध कीजिए जो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन है और ये तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो बच्चा इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ से चलते हैं और लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको आप किस तरीके से मान लो, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अब जैसी बच्चा ये परिमेय संख्या हुआ तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, 3√2 बराबर में चलो a/b मान लो, ठीक है। अब जहां पे लिखो, जहां पर a और b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरीके से लिख दो। लिखने के बाद अब देखो करना कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल तरीके से हो गया खत्म। अब इसको सिर्फ क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 इधर छोड़ देते हैं और a/b, अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म है तो इधर आके जब डिवाइड करेगा तो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3b, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा, जैसे आपने ये डिवाइड किया तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, √2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या, परिमेय ऐसे करके लिखा हुआ, ठीक है। परिमेय संख्या है इस प्रकार। इसके वजह से मतलब अगर आप इसको माने हो जो 3√2 एक अगर परिमेय संख्या है, जैसे कि मैंने माना, तो अभी के लिए इसके बराबर जो दिख रहे हो तो परिमेय संख्या ही होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो याद लिख सकते हैं, जहां a और 3b एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। आप बोल सकते हैं पूर्ण संख्या है, या तो यहाँ पर पूर्ण नहीं बोला, या पूर्णांक संख्या हुआ, ठीक है। पूर्णांक संख्या मतलब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव हिसाब, लेकिन हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो √2 है, √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चा, अपरिमेय संख्या है ना। हम किसका बात कर रहे हैं, √2 का, लेकिन प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया, 3√2। अगर मान लो 3 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो वो तो वही हो जाता है ना। तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ये लिखो इस प्रकार, तो मेरा मानना, ये भी लिख दो, मेरा मानना गलत होगा, गलत होगा, जो 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये छोटा सा सिंपल सा 100 पे जो हम ऐसे करके लगा रहे हैं, ये संख्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ मत लिखो, आप लिख लो इस प्रकार 3√2 एक क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चा। ये देखो जानते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। जहां पे नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझो, जहां पे मैं बोल रहा हूं ना, बोलते समय मेरे बात को ध्यान सुना करो, ठीक है। उसके हिसाब से ये मैंने लिखा है। तो जब भी अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप यही लिखोगे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया 7 नंबर क्वेश्चन,
बोला गया निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कौन से मेथड से बनाना है, नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको आप लुप्तीकरण से बना लो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बनाते हैं लुप्तीकरण विधि से, ठीक है ना, लुप्तीकरण विधि से अगर चलो बनाते हैं, ज्यादा बच्चा तर्ज है ना, लुप्तीकरण विधि से बना लेते हैं, उसको समझ में आता है आसान तरीके से। यहाँ पे अगर क्या किया जाए तो x प्लस वाई बराबर में क्या 8। अब यहाँ पे क्या करो x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब लुप्तीकरण विधि क्या होता है, या तो x या तो y दोनों में से किसी एक को मुझे क्या करना होगा, हटाना पड़ता है, ठीक है। मतलब सेम उसके कोएफिशिएंट की वजह से होना चाहिए। अब ये देखो सब में एक एक ही बातें चल रहा है कोएफिशिएंट का। तो अब ये अगर देखा जाए इसको जोड़ते हैं, अगर इसको आप जोड़ते हो बच्चा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 14/2 की अगर बात करें तो कितना निकल के आ गया, 7। तो x का वैल्यू तो 7 निकल के आ गया। अब यहां से इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x इक्वल टू 7 का मान के चलो ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। तो x के जो वैल्यू निकल के आए 7, तो x इक्वल टू 7 का मान समीकरण फर्स्ट पर, ठीक है ना, फर्स्ट पर रखने पे, ठीक है, रखने पर समीकरण फर्स्ट में प्रथम में रखने पर क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो ये x वैल्यू कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 रखो, प्लस यहाँ पे y इक्वल टू 8 रखो, ठीक है। y इक्वल टू 8 और ये प्लस में 7 है, उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, -7। तो y इक्वल टू कितना, 8 में 7 गया तो 1, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे आपका x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 7 और y का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा 1। बात समझ में आ गया, बातें समझ में आ गया। तो इसको मैंने बनाया लुप्तीकरण विधि से। आप चाहो तो दूसरा विधि आप अपना सकते हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशंस की बातें करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड की बातें करें, वो आप अपना सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया यहाँ पे, यूजिंग एक्लोडिक डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 और 225। पहले क्या करो, इसको बनाने के लिए बच्चा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको कंपेयर करो। अब यहाँ देखो, अगर मान के चलो ए दिया हुआ है, माना कि ऐसे करके चलो, ठीक है, माना कि इसको थोड़ा फॉन्ट जो है ना बहुत ज्यादा है, इतना पे चलते हैं। माना कि a बराबर में, अब मान लो यहाँ पे 135, ठीक है, और b बराबर में यहाँ पे 225 है। बात समझ में आ गया। अगर इसको कंपेयर करते हो तो क्या निकल के आता है, b जो है ना ज्यादा है और a क्या है, कम है कि नहीं, ग्रेटर हो गया। इसका मतलब हम जिससे भाग देंगे वो भाज्य अगर बातें करें तो भाज्य जो बनेगा, देखो यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच लेना, और यहाँ पे 135 को क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे 225 में भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सब तो हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे एक्लोडिक डिवीजन एल्गोरिथम के साथ, इसको सिंपल सा ऐसे लिख लेते हैं। तो EDA के हिसाब से, मतलब यहाँ पे एक्लोडिक डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार, तो EDA के अनुसार अगर चलते हैं, अनुसार, तो रूल क्या होता है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस यहाँ पे R रिमाइंडर होता है। जहां पे अगर हम लोग बातें करें बच्चा, जो रिमाइंडर जो होने चाहिए वो कहता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन के हिसाब से जो चलेंगे वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। बाकी बात हमेशा देखो, बी तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं इसके हिसाब से, तो यहाँ पे ए जो होगा ना, ए जो होगा हम इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, और इधर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, क्यू, मतलब कोसेंट। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा नजर है, 225, तो यहाँ पे रख दो 225 रख दो, ठीक है, इक्वल्स टू बी, बी किससे डिवाइड कर रहा हो, 135 से, इनटू, अब कोसेंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब तक इसमें अगर हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलने वाला है। तब यहाँ पे क्या करो, इसको आप डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना से लगने वाला है,
2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 270, तो 1 से लगाते हैं 135, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 गया यहाँ पे तो होगा नहीं, 12 में से 3 गया तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, अब पहला देखो, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपको इसको जो है ना एल्गोरिथम जो है इक्लोडिक्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते बच्चा, जैसे आपका क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर कितना 90, ऐसे रहने दो। ठीक है, अब उसके बाद लिखना पड़ेगा फिर से, ऐसे कर लिखना पड़ेगा फिर से। अब फिर से चेंज क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट है ये जो 90, ये 135 बचा था, 135 यहाँ पे लेके आओगे और 90 से भाग देते हो, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे अब जो मेरा होगा ये 135 लिखाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो होगा डिवाइजर वो हो जाएगा 90 इंटू, अब कितना से लगाएंगे तो 1 ही टाइम्स में लगेगा, तो यहाँ पे 90 लगा दो, फिर यहाँ बचेगा 45 बचेगा ना वहां पे 45। अब यहाँ पे 1 आया, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 45। ठीक है, लिखना पड़ेगा अब फिर से। ठीक है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा। अब फिर से अगर बात करते हैं यहाँ पे 45 उसके बाद 90 में लगा, तो यहाँ पे 45 टू जा कितना हो जाएगा 90, मतलब यहाँ पे अब कैंसिल हो चुका है, रिमाइंडर कितना बच चुका है 0, रिमाइंडर कितना बच चुका है यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे जो बचा है वो कितना है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 इक्वल्स टू हो जाएगा 45 को लगा है, क्वोशिएंट 2 आया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे बोल सकते हो जो एचसीएफ जो होगा ना, ये रिमाइंडर 0 हुआ और ये क्या बोलते हैं क्वोशिएंट 2 ये तो क्वोशिएंट होता है, यहाँ ये जो बचता है ये वाला जो बी ही ना भाजक होता है। जैसे ऐसे करके अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका भाजक। ठीक है, ये होता है भाजक, ये क्या होता है भाज्य और ये होता है भागफल, होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये हो, ये जो भाज्य होगा ना जिसको हम क्या बोलते हैं बी, तो यहाँ पे बी ही क्या होगा, इसका जो भाज्य होगा वही आपका एचसीएफ होगा, वो हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना होगा अगर इक्लोडिक जो विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से अगर बोला गया है तो। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से कंपेयर यूज करके और जो लास्ट वाला जो होगा वही आपका आंसर है। बातें समझ में आ गया। एग्जाम में भी क्या करोगे, ऐसे करके एक कॉर्नर मतलब मार्जिन ले लेने हैं और एक एक करके पहले यहाँ भी इस तरीके से बातें करने हैं और फिर इस तरीके से। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बोला गया यहाँ पे डिवाइड करने हैं, बोला गया यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देना। बहुत सिंपल है, तो अब यहाँ पे x प्लस 1 से अगर आप इसको भाग दे रहे हो किसमें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है किसी भी हालत में फर्स्ट टर्म जो है ना वो कैंसिल होना चाहिए। ये जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए कैंसिल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर मान लो आप x ये 2x है, इसका मतलब ये हुआ आप कितना से लगाओगे 2x से लगाओगे ना, तब ना 2x को अगर x से गुना करेंगे तो ये आएगा, गुना करने पे इसको गुना करने पे ये वाली बात आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 2x स्क्वायर को अगर x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अच्छा इधर जो भी दिख रहा है यहाँ जो दिख रहा है ना x प्लस 1 ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। ये कहां से आया, मैंने अपने मन से लिया इसको फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर 2x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 2x हो जाएगा होगा। अब ये प्लस है, अब घटाना पड़ता है, ये 2x है माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो ये भी प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, इसको आप कर लो कैंसिल। अब इसको क्या मानना पड़ेगा माइनस में, इसको अब क्या समझना पड़ेगा माइनस में। अब 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा x, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया। अब ये x प्लस 1 को कितने से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा यहाँ पे अगर कुछ भी साइन नहीं है तो क्या है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का लगाओ। ठीक है, फिर 1 1 से अगर गुना करेंगे इसमें तब नहीं पूरा पूरा आ जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 1 से गुना कर लो और जब घटाओगे तो पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, यही इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो बोला कि 10 नंबर के हिसाब से बोला कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको अगर सॉल्व करें तो ए जो लिखा हुआ है वो है 5, फिर बोला गया द कॉमन डिफरेंस मतलब यहाँ पे सार्व अंतर जो दिया गया डी जो दिया गया वो दिया गया है कितना दिया गया भैया 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट टर्म 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना लिखा हुआ है 5, सर्वांतर कितना लिखा हुआ है 4, 4 लिख लिए।
और लिखा हुआ यहाँ पे अंतिम पद, मतलब अंतिम पद को हम लोग क्या लिखते हैं, एल कितना दिया है 205, तो यहाँ पे लिखो 205। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म की बात पूछ रहा है, मतलब कितने पदों की संख्या होगा ये निकालना है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करो, nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करो। ए एन बराबर में जो होता है ए प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और क्या होता है डी होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर nth वाले फॉर्मूला अगर अप्लाई कर रहे हो बच्चा, तो ए एन nth टर्म के हिसाब से nth टर्म ही क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। आप चाहो तो इसके जगह पे लास्ट टर्म भी लिख सकते हो, एल भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चा, जो एल है तो यहाँ पे लिख दो 205, ठीक है। और ए तो आपको मालूम है कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख दो, प्लस उसके बाद यहाँ पे एन तो निकालना ही है, और डी कितना है आपके पास, तो 4 है ना, 4 ही है ना, माइनस प्लस में बातें नहीं चल रहा है, तो +4 ही है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व अगर करते हैं, 5 प्लस इसको पहले ब्रैकेट को तोड़ लो, अलग अलग प्रोसेस होता है। 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4n माइनस हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 205 ही चलेगा। अब यहाँ पे 205, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस 1, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ 4n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 205 अगर है बच्चा, इधर माइनस में इस तरफ अगर लेके आते हो तो क्या हो जाएगा +1, अब यहाँ पे हो जाएगा 4n, तो यहाँ हो जाएगा 206 होगा ना, 206 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 4n। अब यहाँ पर क्या करना होगा, 206 को डिवाइड कर लो 4 के हिसाब से, तो निकल गया 5 चौका 20, 40 में डिवाइड करना है, तब तो हो जाएगा 5 चौका 20। भैया कैसे हो गया, ये गलत हो गया क्या, यहाँ पे 4 के मल्टीप्लाई के 5 में से 4 गया, देखो गलती हो गया है, ये 5 में से 4 गया तो पॉजिटिव में 1 बचेगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ क्योंकि डिवाइड नहीं हो तो पता चल ही जाता है, ये -1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा 204 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 4n। अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 4, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा था तो पता चल गया, इसको डिवाइड करो तो 5 और इसको डिवाइड करो 1, मतलब कितना आंसर आएगा बच्चा, 51 आएगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, इसका आंसर इतना ही आएगा। तो ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था एपी से, ठीक है ना। तो आपने एपी से यहाँ पे समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन देखा, nth टर्म वाला क्वेश्चन, इस टाइप के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, बहुत आने वाला है, ठीक है, इसीलिए इस फॉर्मूला को याद कर ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बोला गया यहाँ पे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 8 दिया हुआ है और -16 दिया हुआ है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सम ऑफ जीरो, मतलब जोड़ों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है ना, वो दिया गया 8 दिया गया, और फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होते हैं वो कितना दिया है, -16 दिया है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे गुणनफल की अगर बातें करें तो -16 दिया हुआ। अब पूछ रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हो कि अगर कांस्टेंट मानोगे तो तभी और भी निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा, फिर x, अगर x फंक्शन कराना चाहते हो तो, अगर यहाँ पे x फंक्शन कराना चाहते हो तो x की बातें चलो, और नहीं आपको लगता है नहीं मुझे y लगाना तो y के फंक्शन करा दो, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा जो जोड़ दिया गया यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा x, अब प्लस यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में एक तो अल्फा दिया हुआ 8, और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं ऐसे करके, और बीटा लिख देते हैं -16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 18 यहाँ पे अगर सॉरी 18 बोल रहे हैं, -16 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ये तो माइनस ही होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस का जवाब, यही होगा आपका आंसर, जिसमें आपको करना कुछ नहीं था, ये वाले जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इस वाले फॉर्मूला पे रख दो, A and B is 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो बच्चा, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे एक लाइन खींचो इस तरीके से, इसमें लिखो A और B,
तो यहाँ पे दिया हुआ है -3, इसके बाद कॉमा हो जाएगा 2 और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसके जो डिस्टेंस दिया गया, दूरी दिया गया 25 यूनिट्स तक दिया हुआ है। अब यहाँ पे x का मुझे वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रूल अप्लाई करेंगे, दूरी वाला। ठीक है, तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे करेंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले से जो दूरी दिया गया वो दिया हुआ है 25 यूनिट दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, x2 किसको लोगे भैया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1। तो x2 कितना दिया हुआ है x, माइनस x1 कितना दिया माइनस, अच्छा माइनस, अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया 6, फिर माइनस y1 कितना दिया गया 2, तो यहाँ पे 2 इसका हो जाएगा स्क्वायर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे 25 अभी ऐसे रहने देते हैं, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, x + 3 का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 6 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा 16, तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए रूट यहाँ पे लगा हुआ है, रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ गुना करने पे, दोनों तरफ गुना करने पर अब क्या होगा, दोनों तरफ गुना करने पे, तो अगर मान लीजिए 25 वर्ग करने पे, गुना नहीं वर्ग स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखाएगा वर्ग करने पे, तो वर्ग कर रहे हैं, यहाँ 25 का इस तरीके से लगा देने हैं। अब यहाँ पे रूट की अगर बात करें तो x + 3 यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 16, फिलहाल तो रूट के अंदर में है। अब जैसे यहाँ पे वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग करने पर, कोई दिक्कत है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं वर्ग करने पर। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ग अगर करा तो अब यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मैं मुझे यहाँ पे रेज करने हैं, जगह चाहिए। अब क्या करो, वर्ग करने पे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा 625 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो रूट है ना वो कैंसिल हो जाएगा, और रूट कैंसिल होकर क्या बच रहा है यहाँ पे x + 3 का, अगर मान लो यहाँ पे वर्ग करते तो हो जाएगा 2, अब प्लस बचेगा यहाँ पे 16। ठीक है, अब 625 को अगर मान लो ये +16 है, इधर ला के माइनस कर लो तो हो जाएगा -16। अब यहाँ पे x + 3, अब यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, इसको माइनस करते तो कितना बचेगा 609। अब यहाँ पर अगर x + अगर 3 दिया हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से अगर बात करूं, अगर रूट इस पे शिफ्ट कर दे पूरा का पूरा, तो इधर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √609। अब ये प्लस में है बच्चा, तो उस तरफ अगर जाए तो क्या बचेगा माइनस, तो माइनस यहाँ पे 3 इक्वल्स टू हो जाएगा x। अब लेकिन क्या है ना, ये रूट में है और इस तरीके से दिया गया, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आएगा रूट के हिसाब से अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक प्लस में एक माइनस में। तो आप ऐसे करके भी लिख सकते, इसको ऐसे भी लिखो -3 + √609, एक ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पे एक 3 माइनस √ यहाँ पे 609, ऐसे करके एक ये आंसर हो जाएगा x का, और एक ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको अगर बात करें यूजुअली आपको करना क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे लागू करने हैं, और ये जो बच गया है ना इसको फैक्टराइज कर लेने, गुणनखंड कर लेने। ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे किसी त्रिभुज में जो दिख रहा है इन एनी ट्राइंगल ABC, तो चलो यहाँ पे एक ट्राइंगल्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला कि इसको जोड़ दिया जाए, तो ABC 2 पॉइंट्स दिया हुआ है D और E, तो यहाँ पे D और E इस तरीके से बातें कर रहे हैं, D और E है, ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C। चलो ठीक है, फिगर बन गया। आर ऑन द साइड AB एंड AC बोला गया सच दैट BD बराबर में CE दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिखो। तो दिया हुआ है यहाँ पे ये जो BD बराबर में लिखा हुआ है CE, दिया हुआ है ना। अब एक और चीज दिया हुआ, एक तो पहला चीज ये दिया हुआ, दूसरा चीज दिया हुआ है जो एंगल B बराबर में दिया हुआ एंगल C। तो TP, हम यहाँ पे TP का मतलब क्या था, टू प्रूफ, या हिंदी में वहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ सिद्ध करना है,
सिद्ध ये करना बच्चा जो DE जो है ना वो समानांतर होना चाहिए किसका, BC का, है ना। चलो समानांतर करते हैं, इतना चीजें गिवन है, ये हो गया फिगर। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चा एंगल B बराबर में एंगल C दिया हुआ है। अगर एंगल B बराबर में अगर C होता है तो इसका मतलब ये हुआ जो AB जो है ना वो AC के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लो जो AB जो होगा वो AC के बराबर में होता है। साइड इक्वल्स अपोजिट जो होता है, अपोजिट एंगल्स जो होगा जब इक्वल अगर होता है तो उसके साइड भी क्या होता है, बराबर। सामने वाली भुजा भी क्या होगा यहाँ पे, बराबर होगा ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सामने वाले भुजा जो होगा, सामने वाले भुजा, ठीक है, वो क्या होगा, सामने भुजा बराबर होता है, ठीक है ना, बराबर होगा। अब जैसे ये बराबर हुआ तो अब इसको कैसे लिखना चाहोगे, आप देखो AB को क्या लिखो, यहाँ पे AB को लिखो AD, यहाँ पे इसको कैसे बनाओगे तो AB, अब AB है तो AD, अब प्लस में यहाँ पे आ जाएगा BD। चलो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे AC है, AC को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे AE, अब प्लस में लिखेंगे यहाँ पे EC, ठीक है, लिख दिया। अब देखो आपके पास क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है जो BD बराबर में क्या है, CE है। अगर BD बराबर में अगर CE है तो यहाँ पे AD को AD ही रहने देते हैं, और BD के बराबर में अगर मान लो AC लिखे यहाँ पे, इसके जगह पे BD की जगह पर क्या लिख देते हैं, EC। अब इक्वल टू यहाँ पे अगर बात करें बच्चा AE, और यहाँ पे भी अगर EC ही रहने देते तो क्या होगा, EC से EC कैंसिल, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, AD बराबर में हो जाएगा AE हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब यहाँ पे AD बराबर में क्या हो गया, A, मतलब यहाँ पे AD बराबर में AE हो गया। और ऑलरेडी आपको दिया हुआ है BD बराबर में EC, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। आप चाहो तो इसको मान के चलो फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, और देखो, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, BD बराबर में CE, इसको मान लो सेकेंड। तो पहला और दूसरा के हिसाब से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं AD बाय में BD, और यहाँ पे AE बाय में EC, और ये जो होगा ना बच्चा CP, यहाँ पे CP-CT की बात नहीं करेंगे, CP क्या बोलते क्रॉसपॉन्डिंग होगा, ठीक है ना, CPST होगा, क्या चीज हो जाएगा, CPST हो जाएगा। CPST क्या होता है, तो इसी का कन्वर्ट, या तो सिंपल सी बात है इसको कन्वर्ट से कर लो, ठीक है ना। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, ये जो बनाया है कन्वर्ज थ्योरम ऑफ BPT थ्योरम, थेल्स थ्योरम या प्रमेय से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो DE है ना वो DE पैरेलल हो जाएगा, DE जो है वो समानांतर हो जाएगा किसका, BC का। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पहले लिख लेना है, पहले फिगर हुआ, फिर इस तरीके से ये क्यों कटा, क्योंकि दोनों बराबर है। ये कहां से है, क्योंकि BD बराबर में लिखा हुआ CE है, तो BD को ही हमने रिप्लेस किया, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th नंबर, ठीक है। आप बोला कि यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब यहाँ पे इसको अगर आप बना रहे बच्चा तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A और B दिया हुआ है। तो आपको एक लाइन खींच लेने हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे B। A यहाँ पे दिया गया 2,3 दिया, 3 लिखो, और 4, यहाँ पे 5 लिखो। चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स निकालना है जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे X और Y, और इसका जो आपका रेशियो दिया गया, ठीक है, अनुपात दिया गया वो 2 अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता करना है, आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, mx2 प्लस में ny1, अब बाय में हो जाता है m+n, होता है कि नहीं होता। इस पे अगर आप निकालते हो तो ये आपका x निकल जाएगा। m किसको माना जाता है, यही ना होता है m, इसको अगर m/n की बात करते हैं, m कितना हुआ 2, फिर x2, इसको बोलेंगे x2, इधर वाला x2 y2, इधर क्या है x1 y1। इसको मान लो मल्टीप्लाई अगर करते हो तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर प्लस n कितना दिया हुआ है 3, और y1 कितना दिया बच्चा, ये होता, चलो इसको लिखे देते, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, और ये y2 हुआ। बात समझ में आ रहा है। तो y1 कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखो,
बाय एम प्लस एन, तो एम हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 3। इसको अगर सॉल्व करते हैं 4 2 जा हो जाएगा 8 और 3 3 जा हो जाएगा 9, अब बाय में हो जाएगा 3 2 5। इसका मतलब ये हुआ 17/5 जो होगा वो x का होगा। x कोऑर्डिनेट्स कितना निकल के आएगा यहाँ पे 17/5 निकल के आएगा। अगर y का निकाल के दिखाए बच्चा तो y के लिए भी सेमी फॉर्मूला होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, वो होता है my2 प्लस में ny1, अब y में हो जाएगा m प्लस n। y निकालना है कोऑर्डिनेट्स, बताओ m का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रखो, y2 कितना है 5, तो 5 रखो, प्लस n का मतलब हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 रखो, और y1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 3 लिखो, ठीक है। अब बाय में हो जाएगा m प्लस n, तो m हो जाएगा कितना, तो m हो जाएगा यहाँ पे 2 और प्लस हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है, वही फॉर्मूला पे बैठा देना यहाँ पे और आपको निकल कर आ जाएगा। 5 2 जा हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9, अब बाय में हो जाएगा 5, y इक्वल टू हो जाएगा 19/5। ये हुआ y का। बात समझ में आ रहा है, ये सेक्शन फॉर्मूला से मैंने आपको बना के दिखाया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? देखो कुछ नहीं, आपको ए और बी दिया हुआ था, एक्स वाई निकालना है, ये कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूला होता है, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला पे आपको लगा देना फॉर्मूला और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, ठीक है बच्चा। चाहे इंग्लिश में बोलो या हिंदी बोलो, सेक्शन फॉर्मूला ही लेके चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करूं, इसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिगर अगर बनाते हैं तो जैसे त्रिभुज बोला गया यहाँ पे, ट्राइंगल एबीडी, एंगल ए इज राइट एंगल और एसी परपेंडिकुलर बीडी है, वेयर सी जो है ना वो लाइज कर रहा है ऑन बीडी, देन प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC डॉट DC, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और ऐसे करके फिगर बनाने की कोशिश करूं, तो बोला गया राइट एंगल कहाँ बनना चाहिए बच्चा, तो ए पे, तो यहाँ पे ए पे बनाओ, यहाँ पे ABC, ठीक है। और बोला गया AC परपेंडिकुलर BD, बोला गया AC परपेंडिकुलर यहाँ पे BD से अगर निकालते हैं तो AB, तब यहाँ पे C नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा D, तो यहाँ पे लिखो D और ऐसे करके लेके जाओ। और बोला कि यहाँ पे AC, तो ये A हुआ और ये C हुआ, तो AC परपेंडिकुलर हो गया BD पे हो गया, वेयर C जो बोला गया लाइज ऑन BD, तो C, अच्छा यहाँ पे दिख ही रहा है C जो है लाइज कर रहा है BD के हिसाब से, देन प्रूव दैट। चलो अब यहाँ इसको प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है, जो AC स्क्वायर जो होगा वो BC और डॉट में क्या हो जाना चाहिए, तो DC होना चाहिए। डॉट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई के हिसाब से, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर देखे बच्चा, तो समकोण त्रिभुज ABD की अगर बात करें, ठीक है, ऐसे लिखते हैं समकोण त्रिभुज यहाँ पे कौन सा हुआ, क्योंकि राइट एंगल है तो समकोण त्रिभुज हुआ ना ABD के हिसाब से, तो यहाँ पे ABD के हिसाब से हुआ। अब एंगल अगर बात करें, एंगल नहीं ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC सिमिलर मतलब समरूप अगर कर दे, यहाँ पे त्रिभुज अगर ABD से, इसको मान लो पहला समीकरण, और दूसरा की अगर बातें करें तो त्रिभुज ABD फिर से सिमिलर हो जाएगा CDA के हिसाब से, तो यहाँ पे CDA लिखो या ADC लिखो, इसको मान लो दूसरा। जैसे ये सिमिलर अगर हुआ, तब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये त्रिभुज अगर सिमिलर हो गया तो मुझे AC स्क्वायर BC चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जब BC जो होगा, AC जो होगा वो हो जाएगा BC के बराबर में, और उसके बाद DC जो होगा वो हो जाएगा AC के बराबर में, ठीक है। देखो इस चीज को अगर ये कैसे सिमिलर है आपको काउंट करके भी सिखा देते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या करना है, ये त्रिभुज ABC त्रिभुज जो हम ABD लिए है ना, देखो त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज और बड़ा सा त्रिभुज ABD, आप बताओ कैसे आप इसको सिमिलर किए हैं। अगर मान लो ये 90 डिग्री है बड़ा सा त्रिभुज के हिसाब से, और ये छोटा सा त्रिभुज का 90 डिग्री है, तो एगो तो 90 डिग्री मिलेगा, दूसरा एंगल B क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, इसीलिए AA से ये क्या हुआ, तो समकोण त्रिभुज जो है ना ये AA से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर होगा कि नहीं होगा।
अगर मान लो ऐसे त्रिभुज लिया, ये 90 डिग्री, अब बड़ा सा त्रिभुज ये भी 90 डिग्री, कम से कम दो जो अगर एंगल मिल जाता है तभी तो सिमिलर होता है कि नहीं होता है। अब उसके बाद ये एंगल बी क्या होगा, दोनों में कौन, बड़ा सा त्रिभुज लेते उसमें भी एंगल बी आएगा, और उसके बाद ये छोटा सा त्रिभुज लेते उसमें भी बी आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो दो चीज मिल गया। और उसी तरीके से अगर त्रिभुज आप एबीडी लेते हो, ए बी बड़ा सा त्रिभुज लेते हो और सीडीएल, उसमें भी सेम खास बात क्या है, ये अगर 90 डिग्री हुआ, बड़ा सा त्रिभुज का भी 90 डिग्री हुआ, और एंगल डी जो होगा वो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन, इसी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, ए से सिमिलर हो जाएगा। अब जब ये सिमिलर अगर हो जाता है, समरूपता अगर हो जाता है बच्चा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग होता है, ठीक है ना, तो इसमें अगर साइड अगर निकालते हैं प्रोपोर्शनल, समानुपातिक जो निकालेंगे वो ऐसे लिख सकते हैं, जो AC है इसमें परपेंडिकुलर की बातें करें, AC जो होगा वो BC के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। उसका ये DC जो दिख रहा है, वो DC जो परपेंडिकुलर दिख रहा है वो चलेगा AC के हिसाब से चलेगा। ये अगर बातें करें तो समानुपातिक लिया जाए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC को अगर AC से अगर मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ सुनो, AC को अगर क्रॉस गुना करते हैं, AC को AC से करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, AC स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख दो AC स्क्वायर, और इक्वल्स टू अगर बात करें BC को DC से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC डॉट DC, हो गया। बस यही क्वेश्चन में पूछना था, बताना था, तो यही मैंने बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब बोला गया यहाँ पे, अब बोला गया यदि यहाँ पे दिया हुआ है कॉट 15 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, 15 डिग्री वैल्यू की बातें नहीं चल रहा है, यहाँ बोला गया है 15 कॉट, लिखा हुआ है कॉट थीटा इक्वल्स टू 8, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 8/15 लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है ना, कॉट की अगर बातें करें तो ये होता है B/P होता है ना। अब यहाँ भी ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आप अगर हाइपोटेनियस अगर निकालते हो, फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर, प्लस में होता है बेस स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर 15 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर, और बेस दिया हुआ 8 तो इसका स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बच्चा 225 हो जाएगा, और 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 64। आप रूट कवर करते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद यहाँ पे देखते हैं जी कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें कितना आ रहा है, तो लगभग में आ जाएगा 5 4, यहाँ पे हो जाएगा 9, 6 2 हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको रूट कवर करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 17। तो कॉट यहाँ पे, सॉरी कॉट की बात करें, यहाँ जो चल रहा था हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा H, ये रूट कवर करने के हटाने के बाद, ठीक है, वो तो अभी फोन आ गया था। चलो अब यहाँ पे H इक्वल टू हो गया 17। अब देखो बच्चा क्या निकालना है, लिखा हुआ यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 8/17, कैसे होगा, प्रूफ करना है, अच्छा प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, बहुत सिंपल है। अब बताओ cos का क्या होता है, इस प्रकार चलो हम लोग चलते हैं। अब cos का क्या होता है बच्चा, बताओ, cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए cos का क्या होता है, B/H होता है, तो B मतलब बेस हो जाएगा 8, और H मतलब हाइपोटेन्यूज 17 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का जो होता है वो होता है B/H। तो देखो बेस भी आपका 8 है, और परपेंडिकुलर भी कितना है आपका, वो तो 15 है, और H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 17। बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन है, बातें समझ में आ गया। देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं बच्चा, वो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से सबको फिर से दोबारा आप क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है ना, तभी आपका जो है ना अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा, ठीक है बच्चा। तो अब हम लोग यहाँ पे ये तो समझ पा रहे हैं किसका किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ 17 नंबर, बोला यहाँ पे क्वेश्चन, यदि एक अर्धवृत्त का खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर हो और उसका क्षेत्रफल अगर दिया निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया। तो आपको क्या करना है भैया, एरिया मतलब क्षेत्रफल अगर निकालते हैं अर्धवृत्त का, ठीक है,
देखो पहले डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है कितना 14, तो रेडियस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 को 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा बच्चा 7 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो। आर तो पता चल गया जो 7 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, अर्धवृत्ताकार यानी लिखा हुआ है अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, तो कैसे निकल के आ जाएगा, तो देखो पूरा वृत्ताकार अगर होगा, पूरा अगर वृत्ताकार है तो क्या निकल के आता है पाई आर स्क्वायर, अब आधा है तो यहाँ पे 1.5 पाई आर स्क्वायर लगा सकते हो। पाई का वैल्यू कितना ले सकते हो, ऐसा कुछ मेंशन है नहीं है, तो 22/7 ले लो, तो 22/7 हो जाएगा। और आर देखो रेडियस अभी कितना निकाले 7 निकाले हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7, 7 से ये 7 कैंसिल, इसको अगर कैंसिल करते तो हो जाता है 11, तो सिंपल। अच्छा एक मिनट, एगो 7 और होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर मुझे 2 बार लिखना होगा, आर 7 × 7, एक तो ये कैंसिल हो गया, तब 11 यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 77 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा स्क्वायर। ये था क्वेश्चन आपका 17 नंबर। बात समझ में आ रहा है, रिविजन की बातें चल रहा है, हर एक चैप्टर से आपको जो है ना क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सर्कल्स है, लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द टायर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल बनाओ, यहाँ पे एक सर्कल बनाओ, और उसमें बोला जा रहा है एक टेंजेंट इस तरीके से लेने हैं, और यहाँ पर रेडियस, ऐसे कुछ बातें चल रहा है। अब वो लिखा हुआ यहाँ पे जो फ्रॉम ए पॉइंट Q, तो पॉइंट Q है, ठीक है। अब इस Q पॉइंट से टेंजेंट की बोला टू अ सर्कल इज 20, from point Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25। यहाँ से यहाँ तक इसका हो गया 25, सेंटर का मान लेते हैं O है, ये मान लेते हैं 24 है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो इसको मान लेते हैं P, ठीक है। इस तरीके से हुआ। अब आपको पता करना है रेडियस, तो ये आपको पता करना है, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से आराम से नहीं निकाल सकते बच्चा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप रेडियस निकालना चाहते हैं तो आर स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा OQ मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा यहाँ पे PQ का स्क्वायर, हो जाएगा वर्ग। अब OQ जो होगा, आप देखो OQ, तो OQ जो होगा यहाँ पे O से लेकर Q तक, O से लेकर Q तक कितना वैल्यू दिया गया 25 है ना। उसका PQ की अगर बातें करें तो PQ कितना दिया गया 24, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे OQ अगर बात करें, OQ कितना है तो 25 है, तो 25 का वर्ग कर लो, ठीक है। PQ का अगर बात करें तो हो जाएगा 24, इसका वर्ग कर लो। देखो 25 का वर्ग हो जाएगा 625, अब 24 का हो जाएगा 576 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग माइनस अगर करते हैं 625 अब 576 के हिसाब से, तो 15 में से 6 के यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, ठीक है, और ये बच गया 11, तो 14 है। अब यहाँ पे ये 49 हो रहा है बच्चा, और ये आर स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है अगर मुझे आर चाहिए तो रूट शिफ्ट कर देंगे यहाँ 49 के हिसाब से, तो आपको क्या लग रहा है, आप इसको रूट शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ 49 होगा, अब रूट शिफ्ट करने पे आर कितना निकल कर आ जाएगा 7, तो रेडियस कितना निकल कर आ जाएगा बच्चा 7, तो आपको रेडियस ही निकालना था। तो पहले तो ये फिगर इस तरीके से बनेगा, इसको आप देख लें, ठीक है ना। और उसके बाद एक सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे बच्चा, सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, खासकर मैं बिहार बोर्ड वाले बच्चों की बातें कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है 90 नंबर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बच्चा, वैसे वैसे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ होते चला जाता है। अब इसको दो तरीके से हम लोग अगर बातें करें बना सकते हैं। 90 नंबर बोला के सिद्ध करना है, तो यहाँ पे ऐसे करके चलो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos A, अब बाई में हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे cos A। अब सिद्ध करना है 1 माइनस cos A, तो बाई में sin A, वो तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको LHS से चलता हूँ, ठीक है। अब इसमें रेशनलाइज कर लेते हैं, परमेयकरण, ठीक है। तो 1 प्लस यहाँ पे cos A, अब बाय में 1 प्लस माइनस में है, तो माइनस यहाँ पे cos A, ठीक है। इसको इंटू कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos A, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos A, ठीक है। अब यहाँ पर
इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, इसको एज इट वाई से छोड़ देते हैं स्क्वायर में, ठीक है। अब बताओ बच्चा, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी अगर स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है, अगर हम यहाँ पे लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये जो होगा वो किसके बराबर में होता है, साइन स्क्वायर के बराबर में होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे लेकर चलते हैं, इसको तो ऐसे छोड़ देंगे, 1 प्लस कॉस ए में ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट ऐसे करके कॉमन लेके चलते हैं बच्चा, कॉमन लेके अगर चलते हैं, ठीक है, कॉमन लेके अगर चलते हैं तो साइन स्क्वायर ऐसे करके साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे एक के बार लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर दिया हुआ है, इसका भी स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी चीज को ऐसे लिखो, आप जैसे देखो, आप जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर अगर लगाया, इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो आपके पास क्या बच गया, तो आपके पास बच गया 1 प्लस कॉस ए और बाय में हो जाएगा यहाँ पे साइन ए, हो गया, ये रहा आपका आरएचएस, प्रूफ हो गया। एलएचएस इक्वल्स टू क्या हो गया, आरएचएस, ये प्रूफ हो गया, यही कह रहा था, ठीक है। इधर से लेके चलना है, उधर पहुंचा देना है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला यहाँ पे, इन सर्कल रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो चलो त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख लो, ठीक है। और बोला गया सबस्टेंडेड एंगल, तो थीटा ऑफ एंगल की बातें करें तो लिखा हुआ है 6 डिग्री लिखा हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का अगर हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला, मतलब चाप की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो चाप की लंबाई निकालने का अगर थीटा ऑफ एंगल दे दिया गया, ठीक है, तो 1/2 इंटू आर इंटू एल भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या लगाएंगे, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू क्या होता है, 2 π/r होता है, ठीक है। अब बताओ थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखो 60 बट्टे हो जाएगा यहाँ पे 360 गुने 2 इंटू पाई, पाई के वैल्यू 22/7 ले लो, और आर जो है यहाँ पे 21 ले लो, बहुत सिंपल है। अब 0 से 0 कैंसिल, इसको कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। इस 7 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 3, 3 से इसको कटा देंगे, 3 दूना हो जाएगा 6, 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब हो जाएगा 22 सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर में, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना चाप का यहाँ पे लंबाई निकल का जाएगा। आर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ जो है ना, क्योंकि इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चा। बातें समझ में आ गया, बातें समझ में आ गया ना। तो 22 सेंटीमीटर यहाँ पे चाप की लंबाई निकल गया। चाप मतलब यहाँ देखो जो बात वाला ऐसे है, आर्क ऐसे करके बोला गया है, ये 60 डिग्री है, ये 21 है, तो मान के चलो ए और बी की बात कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ऐसे करके आर्क, एक तरीके से आर्क हुआ, तो ए बी ऐसे करके इसका सिंबल होता है चाप का, तो ये निकाले, तो इसका कितना आ गया, तब 22 सेंटीमीटर इसका हो गया। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस नंबर अगर बात करें नेक्स्ट की, तो बोला गया यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको जहां तक लग रहा है बच्चा, इस क्वेश्चंस में अगर, तो आप लोग इसको आराम से फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, उसके वैल्यू निकालो और इसे वैल्यू को पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ बोला कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक निकालना। अगर बहुलक अगर निकालते हैं तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, मतलब मोड की बात चल रहा है, तो मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में बनेगा यहाँ पे f1 माइनस f0, बाय में बनेगा यहाँ पे 2f1 माइनस f0 और माइनस में बनता है f2 और इंटू बनता है h। यही बनता है फॉर्मूला, यही होता है बहुलक का। अब यही अगर होता है तो बताओ बच्चा, इसके छात्रों की जो संख्या है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो सब में सबसे ज्यादा किसका है, 16 है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा जिसका अगर होता है, जैसे 16 हुआ, तो ये हो जाएगा आपका f1, इससे पहले वाला जो होता है वो होता है f0, अगला वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं f2, और टारगेट हो गया ये। तो लोअर लिमिट जो होगा इसमें, जो लोअर लिमिट होगा जिसको निम्न सीमा बोलते हैं, जो निम्न सीमा हो जाएगा 40, ठीक है ना। और h जो क्लास साइज होगा, बताओ 40 से 60 के बीच में कितना का अंतर है, 20 का है, इसी वजह से यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, L का वैल्यू रखो यहाँ पे 40 प्लस F1 कितना है, तो F1 हो जाएगा 16, तो 16 रखो, माइनस F0 इससे पहले कितना 6, तो 6 रखो, यहाँ पे 2 और F1 मतलब किसको, जो सबसे ज्यादा होता है, तो 16 है, तो 16 रखो यहाँ पे। उसके बाद F0 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद माइनस करो F2 कितना है 12, इनटू क्लास साइज कितना मैंने निकाला 20, तो यहाँ पे रखो 20। अब इसको सॉल्व करते बच्चा, तो 40 प्लस, अब बताओ यहाँ पे अगर इसको निकालते हैं 40 प्लस 16 में से 6 गया तो कितना बचेगा 10, और 16 दूना कितना हो जाएगा 32, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 18, क्योंकि 12 माइनस 6 इसको जोड़ लेंगे तो 18 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 40 प्लस 10 ऊपर रहेगा, अब 32 में से 18 चला गया तो कितना बचेगा भैया, कितना बचेगा, तो 12 में से 8 के यहाँ पे 4 हो जाएगा, 24 बचेगा कि 14 बचेगा, क्योंकि वैसे अगर 14 अगर जोड़ते हैं 8 4 12 और 2 1 3 14 ही बच रहा है, ठीक है ना, 24 नहीं बच रहा है, मेरा गलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू हो जाएगा 20। अब आप आगे भी निकाल सकते हो, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 200 और बट्टे में हो जाएगा 14। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना, लगभग में इसका आंसर जो है 40 और 60 के बीच में ही आएगा। आपको करना है क्या, मैं बता देता हूँ, इसको इससे भाग दे देना, ठीक है ना, भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा ना उसको क्या करना 40 में जोड़ देना, चाहे वो दशमलव में ही क्यों ना जाए, इसको इससे भाग दे के इसको जोड़ दोगे ना तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया भैया, तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, और 23 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ ABC त्रिभुज ABC का अंतःकोण और साबित कीजिए जो इसके बराबर में ये होगा, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते, बताओ पहले ये बताओ जी, यहाँ पे क्या होता है A प्लस बी प्लस सी इक्वल त्रिभुज का जो कोण होता है सब पूरा कितना होता है 180 डिग्री होता है, त्रिभुज का पूरा जो सम होगा एंगल का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो मुझे क्या चाहिए A प्लस बी, चलो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस बी बराबर में 180 माइनस सी। अब यहाँ पे क्या करो 2 से भाग दो, अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो क्या होगा A प्लस बी बाय में 2 इक्वल टू 180 माइनस सी, तो इसको भी 2 से भाग दो, तो यहाँ पे A प्लस बी अब बाय में 2 रहेगा, अब इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 90 माइनस सी बट्टा 2, ठीक है। अब क्या होगा, अब मुझे चाहिए क्या, तो कॉस, तो अब दोनों तरफ कॉस थीटा से गुना करने से, ठीक है, दोनों तरफ कॉस थीटा से गुना करने पर तो जैसे अगर दोनों तरफ अगर गुना करते हैं कॉस थीटा से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा या कॉस से गुना करो, ठीक है, कॉस से, तो कॉस आ जाएगा यहाँ पे A प्लस बी अब बाय में हो जाएगा 2, अब इधर भी करेंगे तो कॉस और यहाँ पर आएगा 90 और माइनस सी बाय 2। आपको मालूम होना चाहिए बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए जो कॉस जो होता है किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है, ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस A प्लस बी अब बाय में 2 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे साइन, अच्छा थीटा ऑफ एंगल कितना चेंज हो रहा है, थीटा ऑफ एंगल कितना चल रहा है C/2 से ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा C/2 हो जाएगा, हो गया, ये सिद्ध हो गया, यही चाहिए था। तो मैंने क्या किया यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी होता है, इसको प्लस सी है तो भेज दे माइनस सी हो जाएगा, फिर दोनों तरफ हमने 2 से भाग दे दिया, हमको ये चाहिए था, ठीक है ना, दोनों तरफ अगर दोनों तरफ हम गुना करें भाग करें जोड़ करें घटाव करें कुछ भी करें बराबर अगर इफेक्ट पड़ता है तो कोई गलती नहीं होता। अब यहाँ पे कॉस से हम दोनों तरफ फिर से गुना कर दिए तो कॉस इधर भी कॉस उधर भी, और हम लोग जानते हैं अगर कॉस से अगर गुना कर दे तो कॉस जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से अगर बातें करें तो कॉस होता है साइन के बराबर होता है 90 माइनस थीटा, याद आया, तो यहाँ पे कॉस की जगह पर साइन आ जाएगा, थीटा C/2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 24 नंबर, बोला गया यहाँ पे 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक्स 52 कार्ड्स है, ठीक है ना, तो कुल अगर बात करें बच्चा यहाँ जो कुल जो पत्ता है
ठीक है ना, वो कितना है 52 है। अब आगे क्या बोला गया 52 कार्ड्स है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड। अगर आप यहाँ के किंग अगर निकालते हैं, किंग ऑफ रेड की बात बोला गया है, ठीक है ना, लाल रंग का, ठीक है, बादशाह, अगर लाल रंग का बादशाह की अगर बात करें तो यहाँ पे जो निकल का आएगा वो होता है आपके पास दूगो होता है, क्योंकि रेड कार्ड में दूगो होते हैं, अगर डायमंड की बात करते हैं एक हर्ट की बात करते हैं, इसीलिए एक किंग इसमें होता है एक किंग इसमें होता है, दूगो हो गया ना, इसीलिए दूगो हो जाएगा। अब इसके प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बात करें रेड का, ठीक है ना, किंग ऑफ रेड का, तो यहाँ पे ऐसे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, तो क्या निकल का आ जाएगा 2/52, इसको सिंपलेस्ट कर लिया जाए तो 1 कितना हो जाएगा बच्चा 26, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के बात करें वो है 25 नंबर। क्या बोला गया यहाँ पे, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, अगर यहाँ पे माध्य निकालना है तो इसको डायरेक्ट मेथड से निकालो। फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अच्छा इसको फॉर्मूला तो बाद में अप्लाई करेंगे, जैसे x और f दिया हुआ है तो बहुत सिंपल है, हमको और कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है fx सिग्मा fx, अब बाई में होता है सिग्मा या समेशन भी बोल सकते हैं f, बस यही फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा ये x और f है, तो यहाँ पे सीधा x f निकाल मल्टीप्लाई करके, तो 10 बचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 150 हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 7 के हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 25 8 तो हो जाएगा 200 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 60। आपको क्या करना है, इसको जोड़ने हैं, ठीक है, तो देखो अब इसको अगर जोड़ते हैं, इसको पूरा जोड़ना पड़ेगा। वैसे इसका मिसिंग जो दिया गया कितना दिया गया 18.75, ठीक है, समेशन fx, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, तो 7 5 10 15 हो जाएगा, 15 15 30 और 2 32 हो गए, यहाँ पे हो जाएगा 32, तो यहाँ नीचे में जो होगा ना ऐसे करके 32 हो जाएगा। अब इसको अगर कहें तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा 200 प्लस 60 260 हो जाएगा, अब 50 यहाँ पे हो जाएगा कितना होता क्या 200 और 200 460, तो यहाँ पे हो जाएगा 460, ठीक है, अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 7k हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, इसको इससे मुझे क्रॉस गुना करना ही पड़ेगा, उसके लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़वे करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं 32 को गुना कर लेते हैं यहाँ पे 18.75 से, 600 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 600 आ जाएगा। अगर इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 600, अब 600 इक्वल हो जाएगा 460, प्लस में हो जाएगा 7k, क्योंकि k की यहाँ बात कर रहा है। अब 600 में से अगर मान लो यहाँ पे 460 को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे 7k, तो बचेगा कितना बच्चा 240 ना, कितना बचेगा, यहाँ पे 600 की बात चल रहा है, 600 है, तो 600 में से अगर 460 की बातें करते हैं तो 0 10 में से 6 गया, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये बचेगा 5 5 में से 4 गया तो हो जाएगा 1, ठीक है, 4 1 5 140, 240 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 140 बचेगा, ये हो जाएगा 7k। अब 140 को अगर 7 से अगर भाग देते हैं तो ये हो जाएगा k का वैल्यू 20 सत्ते 140, चलो ठीक है, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का स्टैटिस्टिक्स का ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से मैंने 1-2 क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बताने की कोशिश किया, जो कि क्या होगा बच्चा वो आपके एग्जामिनेशंस में आपको आने का 100% चांसेस बनता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह मानो और इसको प्रैक्टिस करो, जितना भी क्वेश्चन मैंने बात किया इसको प्रैक्टिस करो, आपको सही जाएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।